नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा से संबंधित कुछ चीज़ें जहां से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम जो है 2 दिन है, 18 और 21 को, तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो इस समय हमें एकदम बिल्कुल टारगेट पे फोकस करना चाहिए। और आप जा करके देखना, क्योंकि 2023 में एग्जाम हुआ था इसके पहले, जो कि आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, और दोनों शिफ्ट में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बने थे। टॉप 10 टॉपिक मैं छांट करके लाया हूँ, जो कि हर एग्जाम में जब भी एग्जाम हुआ बिहार दरोगा का वो पूछा ही गया है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो सबमिट्स, देखिए आप सबमिट्स पिछला बार जो है वो सबमिट से क्वेश्चन आया था दोनों शिफ्ट में। उसके बाद सूचकांक हम यहाँ पे देखने वाले हैं पूरा, और हम आपका पूरा समय का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। जितना हो सकेगा उतना कम समय में मैं आपको यहाँ पे पूरी चीजें आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और अगर आप इस तरह के वीडियो अगर डेली अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इसको और भी लोगों तक पहुंचाना है आपको, ये जिम्मेवारी आपका है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि मैं अगर इस तरीके का अगर मेहनत करता हूँ ना, तो हमारी भी एक होप होती है। और जब ज़्यादा व्यूज वगैरह होता है, लाइक्स होते हैं, तो हमारा एक मोटिवेशन आता है अगले वीडियो बनाने का। ठीक है, आप बोलेंगे हिस्ट्री पॉलिटी हर आपको वीडियो मिल जाएगा ये 6-7 दिन के अंदर। चलिए, रामसर साइट देखना है, क्योंकि अभी आपको पता है बिहार से भी रामसर साइट्स जोड़े गए हैं। अभी जैसे आप देखें कि अभी जो झारखंड है वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क जो है झारखंड का पहला रामसर स्थल बना है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को देखना है, ऐप और पोर्टल देखेंगे, और जिसमें हम बिहार का जो ऐप और पोर्टल है वो हम एक अलग पेज पे बहुत ही अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। उसके बाद योजना देखेंगे, कुछ योजना हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि आत्मकथा, आत्मकथा से देखना पिछली बार क्या हुआ था, प्लेइंग इट्स माई वे जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसी तरीके के हम यहाँ पे आपको पुस्तक दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सेंसस मतलब जनगणना जो है हर शिफ्ट में, पिछली बार तो मैं दंग रह गया भाई, आप जाकर के देखो 2023 वाले में 2-2 क्वेश्चन आए हैं जनगणना से। तो जनगणना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना होगा, और आज इसमें हम पूरा अच्छे से कंप्लीट भी करवाएंगे। डिजीज बीमारी, पिछला बार क्या हुआ, डिजीज जो बीमारी है वहां से हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न आए हैं। तो बीमारी जो है 1 नंबर देने वाला टॉपिक है, और यहाँ पे वही टॉपिक ऐड किए गए हैं जो 1 नंबर देने वाला है। उसके बाद दर्रा, जो पासेज होते हैं, दर्रा कौन किसको जोड़ता है, तो ये दर्रे भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं, उम्मीद है कि आप सबका प्यार हमें मिलेगा। थैंक यू, चलिए देखते हैं इसको। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है सबमिट्स। तो सबमिट्स हम यहाँ पे पूरी तरीके अच्छे तरीके से देखेंगे। देखो, आप मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है हमारे तरफ से। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे, सुनेंगे आप। 2-3 बार अगर किसी बात को अगर सुन लेते हो तो ज़्यादा याद होता है, तो कोशिश कीजिए कि सुने। चलिए देखिए, इंटरनेशनल समिट्स में G7 का समिट जो है वो कहाँ हुआ दोस्तों, तो अभी जो है वो कनाडा में हुआ था G7 का समिट। इसके पहले कहाँ हुआ था, तो हम बात करें इससे पहले ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील ने इसी कारण जो है ब्रिक्स का जो समिट्स है वो हेल्ड कर दिया था, जो जबकि ब्रिक्स का ही नंबर था, इसलिए फिर रसिया को करना पड़ा था। रसिया को करना पड़ा था 2024 वाला। तभी जो है ये बदला अपना चुका रहा है, होता है ना कि हम तुम्हारा काम किए तो अब तुम हमारा काम करोगे। तो ये जो ब्राजील है, ये ब्राजील का नंबर था 2024 वाला, लेकिन वो रूस आयोजित किया, तो इस बार रूस का नंबर था तो ब्राजील कर रहा है, और अगली बार जो है वो इंडिया करेगा। मतलब कि 2026 वाला कौन करेगा मेरे दोस्त, तो ये करेगा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद बात करें G20 का जो समिट है वो कहाँ हुआ, तो अभी हुआ है कहाँ, साउथ अफ्रीका में। अगर ये भी पूछे कि G20 का नया मेंबर कौन बना है, तो G20 में 21 मेंबर हैं, और 21वां मेंबर जो है आपको पता है कि जब भारत में G20 का सम्मेलन हुआ 2023 में, तो वहां पे अफ्रीकन यूनियन को जो है 21वां मेंबर बनाया गया था। ठीक है, तो G20 भी आपका कंप्लीट होता है। छठा जो बिम्स्टिक सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ, तो थाईलैंड में। अच्छा, ब्रिक्स से आप एक चीज और ध्यान रखना कि ब्रिक्स का नवीनतम देश कौन है जो जुड़ा है, तो ब्रिक्स में अब टोटल जो है वो 10 कंट्री हो चुके हैं। पहले कितने थे, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका हालांकि बाद में बना, पहले सिर्फ एक ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हुआ। अब जो है नया मेंबर बना है कौन, तो इंडोनेशिया। हालांकि टोटल जो है 5 मेंबर और बने हैं, और कौन कौन है, तो इजिप्ट मतलब कि मिस्र है, ईरान है, फिर एक इथोपिया है, और एक है इंडोनेशिया हो गया, और एक और कौन सा था, यूएई है। यूएई मतलब टोटल जो है वो 5 मेंबर जोड़े गए, ईरान, मिस्र, यूएई, इथोपिया और एक इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया नवीनतम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आसियान की बात करें तो 2025 वाला मलेशिया में सबमिट हुआ। कोप 29, ये कोप 29 और 30
दोनों आपको ध्यान रखना है। COP29 जो है बाकू अजरबैजान में हुआ था 2024 वाला, 25 वाला 30वां हुआ जो कि कहाँ हुआ, ब्राजील के बेलम शहर में। ठीक है, इज इट क्लियर। एससीओ का समिट आपको ध्यान रखना है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो समिट है वो कहाँ हुआ, तो अभी जो है वो चाइना में इसका आयोजन किया गया है। एससीओ से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एससीओ में भी अब 10 कंट्री हो चुके हैं। 9वां जो था वो ईरान था, 9वां कंट्री कौन था, तो ईरान था। जबकि अगर 10वें की अगर बात करूं मैं कि 10वां कंट्री कौन बना है, तो ये है बेलारूस। बेलारूस जो है वो 10वां कंट्री बना है और ये जो है ये 9वां कंट्री बना है। इज इट क्लियर, किसका, तो एससीओ का, हम एससीओ का बात कर रहे हैं। नाटो का जो है अभी नीदरलैंड जो है वो नीदरलैंड में इसका सम्मेलन हुआ। क्वाड, क्वाड की बात करें तो क्वाड में जो है वो टोटल 4 कंट्री हैं। कौन कौन सा, तो इंडिया है, अमेरिका है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इसका समिट जो 2024 वाला था वो यूएसए में हुआ, 2025 वाला इंडिया में होना था, बट ये अनफॉर्चुनेटली इसकी अभी कोई आयोजन नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अब हम आगे, तो उम्मीद है कि ये सब समिट आपको क्लियर हो चुका होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम रामसर स्थल करेंगे, जो कि आपको पता है कि रामसर कोई मतलब कि ऐसी कोई नाम नहीं है। रामसर जो है एक जगह है, कहाँ, ईरान में। और ईरान में एक जगह, वहां पे एक सम्मेलन किया गया था। क्यों, तो आर्द्र भूमि जो है उसके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया, एक बैठक किया गया था। कब, तो 1971 में। और कब किया गया, तो 2 फरवरी को। इसलिए हम 2 फरवरी से को ही क्या बनाते हैं, तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, यानी कि वेटलैंड दिवस मनाते हैं हम कब, 2 फरवरी को। ठीक है, यहाँ से एक ट्यूशन आपको ध्यान रखना है। और ये जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। इज इट क्लियर। भारत जो है इसमें 1982 में शामिल होता है, पहली बार हिस्सा लेता है। लेकिन शामिल होने से पहले ही, कब, तो 1981 में ही भारत के कुछ साइट जो हैं वो रामसर में शामिल हो चुके थे। और वो कौन से साइट थे, तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ये राजस्थान का है, इसको हम पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया जा चुका था। और एक चिल्का झील जो कि उड़ीसा का है, खारे पानी की झील है ना, तो चिल्का झील को जो है वो भी शामिल हो चुका था। सबसे पहली बार जो है वो चिल्का झील को शामिल किया गया था, ये बात ध्यान रखना है। अब वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल 96 जो साइट्स हैं वो रामसर सूची में शामिल हैं भारत के। और इसमें अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सुंदरवन वेटलैंड जो है पश्चिम बंगाल वाला, वो सबसे बड़ा रामसर स्थल है भारत का। जबकि रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में है ये, और ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, पश्चिम बंगाल, सबसे छोटा कौन, रेणुका। इज इट क्लियर, कितने साइट्स हैं, 96 साइट्स हैं। सबसे पहली बार भारत कब शामिल हुआ, 1982 में। कब पहली बार सम्मेलन हुआ, 2 फरवरी 1971 को। कब भारत के साइट्स पहली बार कौन शामिल हुआ, तो चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य 1981 में। अब देखिए तो 96वां साइट कौन है, तो सिलीसेट झील है जो कि राजस्थान का है, तो ये आप ध्यान रखना है, ये 96वां है। 95वां कौन है, तो पोपरा जलाशय है और ये छत्तीसगढ़ का है, ये 95 नंबर का। लेकिन आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 94 नंबर का और 93 नंबर का और 92 नंबर का। ठीक है, ये तीनों, क्यों, क्योंकि तीनों जो है वो बिहार के साइट हैं। 94वां नंबर का है गोगाबिल झील जो कि बिहार का है। 93वां नंबर का है उदयपुर झील जो कि बिहार का है। 92वां की बात करें तो गोकुल जलाशय है जो कि बिहार का है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, गोगाबिल, गोकुल और उदयपुर। ठीक है, इज इट क्लियर, क्योंकि ये बिहार से। अगर बात करें आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी बने हैं कौन, तो जयश्री वेंकटेशन। ये भी ध्यान रखना है, पहली बार जो है किसी भारतीय को रामसर पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो यूनेस्को की। दोस्तों यूनेस्को जो है वो, यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले क्या है ये जानिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब होती है, 1945 में। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी, ये चेंज हो चुके हैं, पहले इसके आंद्रे अजोले थे। आगे ये यूनेस्को विश्व धरोहर की जो 46वीं बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी और ये नई दिल्ली में हुई थी। और इसमें जो है मोइदाम जो आसाम है, वो आसाम में मोइदाम एक जगह है जो कि क्या है, तो जो आसाम के राजा थे, अहोम राजा, उनके दफन स्थल का कुछ प्रतीक है। ठीक है, टीला है, तो उसको जो है भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था दिल्ली में। लेकिन अभी तो बढ़ चुके हैं, कौन कौन बढ़ा है, तो 44 हो चुके हैं। 44वां कौन है, 41वां कौन है, 42वां कौन है, सारी चीजें हम अभी यहाँ पे देखने वाले। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों आसाम के ही हैं।
ये 1985 में जो है प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले कौन है? तो दो, काजीरंगा और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को पहली बार 1985 में शामिल किया गया था। जबकि अभी बात करें कि यूनेस्को में जो है वो 3 तरीके से शामिल किए जाते हैं, प्राकृतिक श्रेणी, सांस्कृतिक श्रेणी और मिश्रित श्रेणी। मिश्रित श्रेणी से जो है भारत के सिर्फ एक ही साइट शामिल है, और वह है कौन? आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। मिश्रित श्रेणी से ये मैं बता दूं कि वो सिक्किम से है। ये देखिए, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, ये चारों स्थल आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल, ये जो है यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल थे। कब? 1983 में। अच्छा, शायद मैंने अभी पहली बार अभी बोल दिया था ना, वो पहले नहीं थे, 1985 में उनको शामिल किया गया था, मैं शायद पहली बार बोल दिया, तो उसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं। हाँ, अब सही है। चलिए, तो यहाँ पे देखें तो अभी 39वीं जो साइट है वो रमप्पा मंदिर को बनाया गया था। 40वां कौन था? तो धौलावीरा। ये धौलावीरा जो है हड़प्पा कालीन एक स्थल है, जो कि आपको ध्यान रखना है। 41वीं जो है कौन है? शांति निकेतन, और ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। 42वीं कोयल है होयसर टेम्पल, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। 43वीं अभी हमने पढ़ा मोईदाम, जो कि दिल्ली जो सम्मेलन हुआ था वहां पे इसको घोषित किया। 44वीं जो है मराठा सैन्य परिदृश्य है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक जो है जिंजी का जो किला है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। बाकी सारे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। 16वां जो इंटेंजिबल साइट है, इंटेंजिबल मतलब कि क्या होता है? अमूर्त धरोहर, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ये कौन है? तो दिवाली को अभी घोषित किया गया है। 15वां अमूर्त धरोहर गरबा डांस, जो कि गुजरात का है, उसको घोषित किया गया था। 14वां अमूर्त धरोहर कौन था? देखो, 14वां, 15वां और 16वां, ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा को सबसे पहली बार, उसके बाद गरबा डांस, उसके बाद दिवाली। ये 14वां है, ये 15वां, ये 16वां, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के पहले जो साहित्यिक शहर है वो कौन सा है? तो कोझिकोड, जो कि केरला का है। संगीत का शहर, ये ग्वालियर को कहा जाता है। यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला जो भारतीय शहर है वो है अहमदाबाद, गुजरात की, ठीक है। पहला शहर कौन है? तो अहमदाबाद, गुजरात की। इतना आपको अगर आप साइट अगर इतना अगर फैक्ट्स अगर पता रखते हैं तो यूनेस्को से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप पक्का 1 नंबर लेके आओगे। रामसर भी आएगा तो आप पक्का 1 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। ये भी आप ध्यान रखना कि यूनेस्को में जो है भारत के 44 साइट शामिल है, अभी हमने पढ़ लिया। 44वां कौन था? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। और इस प्रकार भारत में जो है वो छठे पायदान पर है यूनेस्को की सूची में। सबसे ज्यादा साइट किसके शामिल है? तो इटली के 60 स्थल। आगे आइए, ये देखो, अब हम कुछ ऐप देख लेते हैं मित्रों। तो महत्वपूर्ण ऐप हम पहले अगर देखें तो कायका सेतु एक पोर्टल है, पोर्टल और ऐप हम दोनों देखेंगे, जो कि कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया गया था। क्यों? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए। ध्यान रखना, कायका सेतु किसने शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार। उम्मीद पोर्टल ध्यान रखेंगे, ये केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। उम्मीद, केंद्र सरकार। ऐसे भी हम केंद्र सरकार से ज्यादा उम्मीद रखते हैं ना भाई, तो उम्मीद केंद्र सरकार शुरू किया। ध्यान रखो, देश भर में वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसके बेहतर प्रबंधन और रख रखाव के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। एक बैंकनेट आप ध्यान रखना है, बैंकनेट पोर्टल जो है ये भी केंद्र सरकार शुरू किया। ऐसे भी आप ध्यान रखना है, बैंक जो है वो केंद्र सरकार के अधीन रहती है, ठीक है। इस प्रकार कुछ आप ध्यान रखो। तो संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंकनेट पोर्टल जारी किया गया। प्रतिभा सेतु ऐप, प्रतिभा आप कहाँ दिखाओगे? यूपीएससी में। यूपीएससी का अगर कोई एग्जाम देके आता है तो वो तो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना भाई, तो इस तरीके से आप ध्यान रख लो कि प्रतिभा सेतु ऐप जो है यूपीएससी ने शुरू किया है। अंतिम रूप से चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवार को रोजगार के अवसर देना इसका काम है। मतलब कि जो यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ, पहले सीसेट दिया, उसके बाद जो है वो पेपर 1 दिया, पेपर 2 दिया, उसके बाद क्या हुआ कि वो मेंस में गया, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इस तरीके से वो दिया। लास्ट में इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद जो मेरिट आया तो मेरिट में उसका नाम नहीं आ पाया, ठीक है। तो जो चयनित हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरिट में नाम नहीं आ पाया उनके लिए ये है, ठीक है। सबके लिए नहीं है, अगर वो प्री से बाहर हो जाए या मेन से बाहर हो जाए उनके लिए नहीं है, जो लास्ट रूप से चयनित नहीं हुए। सचेत है, सचेत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हमें सचेत करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो सचेत कौन करता है? तो आपदा प्रबंधन। तो ऐसे आप ध्यान रखना। तो सचेत ऐप किसने जारी किया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और ये किस लिए? तो लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए, उनको पहले ही सब चीज बताने के लिए कि हाँ भाई ऐसा आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला, थोड़ा साइड हो जाइए, है ना, तो अच्छे से रहिए, इस तरीके की चीजें।
ज्ञान भारतम पोर्टल जो है भारत सरकार ने शुरू किया, ऐसे भी इसमें भारत लगा हुआ है, ऐसे ध्यान रखना। ज्ञान भारतम पोर्टल भारत सरकार, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए इसको शुरू किया गया है। एआई चैटबॉट जो सारथी है, एआई चैटबॉट है जिसका नाम है सारथी, ये हरियाणा ने शुरू किया है। किसने? हरियाणा, और हरियाणा सारथी, ऐसे याद रखो। हरि जो होते हैं वो सबके सारथी होते हैं, वैसे भी हरि ने सारथी का भी काम किया है। हरि क्या किए? सारथी का काम किया। महाभारत में देखो वो सारथी बने हरि। हरि हम किसको बोल रहे हैं? कृष्ण को बोल रहे हैं। ऐसे हरि का मतलब बंदर भी होता है, ठीक है, लेकिन वो अलग है, हम लोग को वो बस याद करने का एक तरीका ढूंढना है, ठीक है। तो क्या है, हरियाणा सरकार ने सारथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया। किस लिए? तो सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए, ताकि सरकारी नीतियों तक जनता जो है आसान से पहुंच सके। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं बिहार कृषि, ये देखो कौन सा है? बिहार कृषि। ये कृषि विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी और योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है ये। तो बिहार कृषि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिहार सरकार द्वारा जो ऐप जो जारी हुए हैं वो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐप या फिर पोर्टल। तो बिहार का एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखो। हमारा बिहार हमारी सड़क, ये हमारा बिहार हमारी सड़क जो ऐप है, ये नागरिक खराब सड़क की स्थिति की क्या करेंगे? तो फोटो खींचेंगे और वहां पे जाकर के अपलोड कर देंगे और शिकायत दर्ज कर देंगे। तो ये जो है हमारा बिहार हमारी सड़क जो है ये क्या करता है? तो जहां जहां खराब सड़क है आप फोटो लीजिए, वहां पे अपलोड कीजिए, वहां पर शिकायत डालिए। संजीवन, ये कोविड-19 महामारी के दौरान इसको लॉन्च किया गया था और कोरोना से संबंधित जानकारी और अस्पतालों की स्थिति को यह बताता था, ठीक है, और अभी भी इसका उपयोग हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना कि संजीवन, वैसे भी जब कोई रामायण में जब लक्ष्मण जी को जब तीर लग गई थी तो क्या जरूरी हुआ था? संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ गई थी जो हनुमान जी ने लाया था, है ना। तो संजीवनी बूटी किस लिए जरूरी होता है? जब इंसान जब मरते रहता है, मरने की स्थिति में होता है। तो कोविड-19 तो वैसे ही था भाई, नहीं ऐसे ही महामारी ऐसे थोड़ी ना नाम है। अब आइए बिहार ऐप, है ना, स्कीम एंड जॉब, ये किस लिए? ये तो नाम से ही पता चल रहा है। बिहार सरकार की योजनाओं और नौकरियों के लिए एक ही जगह पर ये जानकारी और आवेदन की सुविधा देता है, ठीक है। बिहार ऐप है स्कीम्स एंड जॉब, ये क्या करता है? जितने भी बिहार सरकार की योजना है और जितना भी नौकरी है सबकी जानकारी ये एक ही जगह पे इकट्ठा कर देता है। ये देखो सीजीआरसी नल जल ये शिकायत है, इसमें क्या करते हैं? तो हर घर नल का जल जो योजना है, हर घर नल का जो योजना है ना, देख रहे होंगे आप, आपके पास भी हर घर जो नल है वो हर घर लगाया गया है बिहार में। तो योजना के तहत पानी संबंधित शिकायत के लिए ये है, क्या है? तो सीजीआरसी नल जल शिकायत। आगे ये बिहार कैरियर पोर्टल है एक, ये शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग हेतु इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको बिहार से ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और ऐप है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भारतीय चुनाव आयोग इसी नेट ऐप एक जारी किया है। ये किस लिए? तो मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। जैसे कि अभी चुनाव हुआ, वोटिंग डल रहा है, अभी तो देखते होंगे आप, सामने ही बता दिया जाता है या फिर तो एक एक घंटा के अंदर आपको बताते रहता है कि अभी अभी तक इतना वोटिंग, इतना परसेंट हो चुका है, इतना परसेंट हो चुका है, वगैरह वगैरह। तो इसी के लिए क्या किया कि ईसी नेट, ऐसे भी देखो ईसी लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन, है ना, ईसी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने, भारतीय चुनाव आयोग ने ईसी नेट ऐप जारी किया है। सेबी क्या कर रहा है? तो मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। मित्रा को आपको फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। अब बात करेंगे कपड़ा मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं, इन्होंने कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। वैसे भी कपड़ा मंत्री कौन है भाई बिहार के? तो गिरिराज सिंह है, नहीं सॉरी सेंट्रल के कौन है? तो गिरिराज सिंह है। और ये कपास किसान ऐप कौन लॉन्च करेगा? जो कपड़ा मंत्री होंगे। कर्नाटक सरकार ने गरुड़ाक्षी ऐप लॉन्च किया है और ये किस लिए? तो ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू कर रहा है। ये ऑनलाइन भी आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता, ये किस लिए? तो छेड़छाड़ से निपटने के लिए ये शुरू किया था दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता। यूपी ने राइज ऐप लॉन्च किया है। राइज ऐसे भी यूपी जो है योगी जी के सरकार में जल्दी जल्दी राइज कर रहा है ना, तो ऐसे आप ध्यान रखना भाई। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया? माना मित्रा ऐप लॉन्च किया है। वैसे भी आप ध्यान रखो कि माना नीति जो दर्रे हैं वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। माना और नीति उत्तराखंड, लेकिन ये तो भाई गड़बड़ हो गया ना चलो कोई बात नहीं। तो ये उत्तराखंड की हम बात ना करके थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे। आप मैप में देखें तो उत्तराखंड के नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश है।
तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया है क्या, तो माना मित्रा ऐप, है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि माना जो है उत्तराखंड में है, उसका मित्र कौन है, उसका मित्र कौन है, तो उसके पड़ोसी होंगे मित्र, और पड़ोसी कौन है, तो हिमाचल प्रदेश, चल सॉरी आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का बात हो रहा है ना भाई, हम तो हिमाचल प्रदेश का बात कर दिए, चलो कोई बात नहीं, ये दक्षिण वाला है। तो हम ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, कोई बात नहीं, ट्रिक बनाने के चक्कर में कंफ्यूजन है। हिमाचल प्रदेश है उत्तराखंड का मित्र, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, और आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तो ये हमारे पूर्व साइड में है, और ये कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल के नीचे जो है वो आंध्र प्रदेश है, जो कि छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई थी। पंचायती राज मंत्रालय, इसने जो है सवासार वेब पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड ने क्या किया, भागीरथी ऐप, ऐसे भी ध्यान रखना, भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, वहीं से तो गंगा जो नदी है, गंगा नाम पड़ता है उसका। उसके बाद देखें तो जल संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये जो पंजाब है, सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और किस लिए, मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए। गुजरात जो है स्वर पोर्टल, स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्वर का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, तो ये किस लिए लॉन्च किया गया आप समझ जाएंगे। स्पीच एंड रिटेन एनालिसिस रिसोर्स, स्पीच और रिटेन मतलब लिखने और बोलने में जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि विविधता काफी ज्यादा है, तो उसको ये दूर करने के लिए स्वर ऐप लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ये देखिए कुछ यहाँ पे मैंने योजना लिखा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बिहार का 2 योजना आपको ध्यान रखना है। पहली बार क्या है, तो बिहार में जो है सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दिया गया है ना। विवाह मंडप योजना को बिहार में मंजूरी दिया गया है कि इसको हर पंचायत, सभी ग्राम में इसको क्या किया जाए, इसको बनाया जाए। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना जो है ये भी बिहार में शुरू हुआ है, तो ये रिसेंट का है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद याद करें विद्या शक्ति पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने। उसके बाद डिजी लक्ष्मी योजना जो है ये भी आंध्र प्रदेश ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब, क्योंकि पंजाब में वैसे भी सेहत खराब रहता है ना, आपने देखा ही होगा उड़ता पंजाब, है ना। तो वहाँ पे सेहत क्या हो रहा है, वहाँ पे नशीली पदार्थें ज्यादा हो गई थी, वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे शराब वगैरह भी बैन हो चुका है। तो ये पंजाब में जो है सेहत की ज्यादा जरूरत है, इसलिए सेहत योजना यहाँ पे लाया गया। आदि कर्मयोगी पहल ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, जुएल ओरांव। ठीक है, ये देखिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है वो गुजरात ने शुरू किया है। भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना, यहाँ पे ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नव्या योजना शुरू किया है, और इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शुरू किया गया है। सोनभद्र का नाम जैसे ही आता है तो सोनभद्र जिला जो है यूपी का और एमपी का बॉर्डर बनाता है, यूपी और एमपी का क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। और सोनभद्र जिले में ही एक जगह है रेणुकूट, और वहां पे है रिहंद बांध, रिहंद बांध जिसको आप गोविंद बल्लभ पंत सागर पे वो बना हुआ है रिहंद बांध, और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी इसको बोला जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर को। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, और सबसे बड़ा डैम कौन है, तो रिहंद बांध वहीं पे है। वहीं पे हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट भी है। उसके बाद देखें राजभवन अंधन योजना जो है वो गोवा में है, गोवा ने शुरू किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है वो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, ध्यान रखना है। गज मित्र योजना, गज गज हाथी, हाथी कहाँ ज्यादा होता है, असम में। मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए क्या होता था कि मानव और हाथियों के बीच क्या होता था, संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ जाता था, जिससे कभी हाथी को नुकसान हो रहा है या फिर कभी मानव को भी नुकसान था। तो इस चीज को कम करने के लिए गज मित्र योजना जो है असम सरकार ने शुरू किया है। आइए इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखते हैं, जो कि एक नंबर आपको देके जाएगा, तो इसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों ग्लोबल AICTE इंडेक्स जो है 2025 वाले में सिंगापुर टॉप पे रहा है, और इंडिया में जो है टॉप पे कौन रहा है, तो बेंगलुरु, जो कि ओवरऑल बात करें तो 26वां स्थान है, लेकिन इंडिया में ये टॉप यही है बेंगलुरु। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कौन है, तो सिंगापुर जो है वो सर्वोच्च स्थान हासिल किया। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान हासिल किया भारत, और रशिया ने टॉप किया है, रशिया टॉप पे है, सबसे ज्यादा क्राइम वहां पे होता है साइबर क्राइम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो है 99वां स्थान है हमारे भारत का, टॉप पे कौन है, फिनलैंड। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यहाँ पे 96वां स्थान है भारत का, और भारत का स्कोर जो है वो 38 है। डेनमार्क जो है वो टॉप पे है। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो
तो यहाँ पे 118वां स्थान है भारत का। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड सबसे ज्यादा खुश है भाई। हम लोग काफी दुखी हैं, हर चीज के लिए दुखी हैं, अपने अपने में लड़ने लग जाते हैं, भाई भाई से लड़ जाता है ना, तो काफी दुखी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है भारत का। टॉप पे कौन है? यूएस। ध्यान रखना, एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। टॉप पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत। आप बोलेंगे एशिया में कहाँ आता है अमेरिका? सही बात है, नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंडेक्स जो है वो बताता है कि एशिया में सबसे ज्यादा चलता किसका है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा देश है। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा यूएस ही बनाए रखता है। देखते नहीं हो, वहां पे बंगाल की खाड़ी तरफ देखो, ताइवान तरफ आप देख लीजिए, हिंद महासागर में आप देख लीजिए, ये हर जगह अपना सिप पड़ा फैला के रखता है ताकि सब पे ये नजर रख सके, है ना। काफी तेज आदमी है। अभी तो ट्रम्प अलग ही पगलाया हुआ है। ट्रम्प तो पगलाया हुआ है ना। अभी आप देख रहे हैं कि मादुरो को उसने एकदम कैद कर लिया भाई, समझ ही नहीं रहा किसी को। ये देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स तीसरा स्थान है भारत का। टॉप पे यूएस है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो है भारत का 42वां स्थान है। टॉप पे कौन है? तो अमेरिका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 130वां स्थान है भारत का। और ये ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखिए, जेंडर में दो तरीके के इंडेक्स होते हैं और दोनों आपको मैंने एक ही जगह लिखा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो 131वां स्थान पे भारत है। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और एक आता है जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। यहाँ पे जेंडर गैप है जबकि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है, इक्वल जेंडर की बात कर रहा है। तो ये जो है 102वां स्थान है भारत का। टॉप पे है, सॉरी टॉप पे नहीं, यहाँ पे यूएनडीपी द्वारा ये भी जारी किया जाता है और यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है भारत जो है वो 14वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर है। टॉप पे कौन है? तो बुर्किना फासो। ठीक है, इज इट क्लियर मित्र? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आप कंप्लीट अगर कर लिए ना इस वीडियो को, मैं पक्का बता रहा हूँ, आप 5 से 6 मार्क्स आप पक्का यहाँ से लेकर के आओगे। और जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पे आप मुस्कुराइएगा, ठीक है। जो पढ़ेगा वो मुस्कुराएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो तो भाई उसके लिए काफी हार्ड होगा। चलिए, इसलिए आप देख लीजिए जरूर। मैं बहुत टाइम नहीं लेता हूँ भाई। ये ऐसा नहीं है कि बीच बीच में मैं बहुत सारा ये बोलूँ कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो 23वां स्थान पे है भारत अभी। अब इसमें देखो बहुत सारा कंट्रोवर्सी ये है कि यहाँ पे 2026 लिख दिया गया, लेकिन ये है ये 2025 वाला ही, लेकिन 2026 सॉरी 2025 वाला ही। अब ये जो है 23वां स्थान है। आप देखेंगे 2025 वाले में उसमें हम 10वें स्थान पर थे और अभी जो है 23वें स्थान पे आ चुके हैं। उस समय भी टॉप पे कौन था? तो डेनमार्क। और ये टॉप पे किस प्रकार है? तो पहला, दूसरा और तीसरा पे कोई नहीं है भाई, यहाँ कोई नहीं है। जबकि चौथे पे है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो चौथे पे है। अब ये चौथे पे है तो भी ये तो टॉप पे ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो तो खाली स्थान रह गया भाई, कोई फुलफिल नहीं कर पाया उसको। चलिए, जर्मन वाच द्वारा ये जारी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71वां स्थान है भारत का। टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है कोपेनहेगन जो है वो टॉप पे है, ठीक है। अगर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान है भारत का। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है उसमें 15वां स्थान मिला है भारत को। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? अंकटाड। ये हमें किस लिए लिखा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत सारे जो संस्थाएं वो जारी करते हैं। ये अंकटाड द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुसार भारत को 15वां स्थान पे, टॉप पे है यूएस। ट्रेवल एंड टूरिज्म में डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 39वां स्थान है भारत का। टॉप पे है यूएसए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102वां स्थान है भारत का। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी वाला, मतलब भारत में भूख से भी अभी भी यहाँ पे स्थिति सुधरी नहीं है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में 151वां स्थान है भारत का। मतलब यहाँ पे भी प्रेस की आजादी उतनी नहीं है जितनी कि नॉर्वे में है। नॉर्वे में प्रेस की आजादी काफी ज्यादा है, ठीक है, नॉर्वे। और हमारे देश 151वां स्थान पे, पिछले साल 157 था, 6 स्थान की सुधार हुई है। वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान मिला है भारत को। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। ऐसे भी आइस जो है वो काफी शांत रहता है, आइस काफी शांत रहता है, तो ऐसे आप ध्यान रखना। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग जो है इसमें भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है।
टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो इंडेक्स आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि दो तरीके के पासपोर्ट इंडेक्स होते हैं। एक तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, जो कि हर कोई इसको याद कर लेता है, हेनले वाला। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 85वां स्थान है भारत का। टॉप पे कौन है, तो सिंगापुर। अगर बात करते हैं आर्यन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, और ये जो है 67वां स्थान है यहाँ पे भारत का। टॉप पे कौन है, तो यूएई, और सेकंड नंबर पे कौन है, सिंगापुर। ठीक है, जबकि ये जो है वो जापान है यहाँ पे उसके बाद। तो ये आप देखना, यहाँ पे जो सिंगापुर टॉप पे है, लेकिन आर्यन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में यहाँ पे दूसरे स्थान पे, टॉप पे यूएई है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आइए, अब हम करते हैं जनगणना, जो कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उम्मीद है कि इस बार भी बिहार दरोगा के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इसको आपको कंप्लीट करना है। मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूँ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जनगणना का मतलब क्या होता है। जनगणना का मतलब होता है अपने आप को गिनना। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, तो स्वीडन से। 1749 में पहली बार स्वीडन में जनगणना कराया गया था। मतलब स्वीडन ने अपने आप को गिना था कि स्वीडन में कितने लोग रहते हैं। साथ ही सिर्फ जनगणना कराना ही इसका लक्ष्य नहीं होता है, ये भी गिना जाता है कि वहाँ पे औरतें के कितने हैं, फिर या फिर पुरुष कितने हैं। इस तरीके की भी चीज होते हैं, कहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, कहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहाँ पे लिंगानुपात कम है, कहाँ पे लिंगानुपात अधिक है, इस तरीके की चीजें। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है, उस समय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन इस समय इसको नियमित नहीं बनाया गया था, मतलब ये रेगुलर नहीं हुआ था, इसको ऐसे ही करवाया गया था। लेकिन 1971 में, सॉरी 1981, सॉरी 1872 है, सॉरी 1881, 9 साल के बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या होता है, भाई बार बार क्या होता है ना, 1900 पढ़ते पढ़ते बार बार 1900 ही निकलता है। कल मैं पढ़ रहा था तो एक बेदरा का एक युद्ध था, ठीक है, जो कि आपका मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित है, बेदरा का युद्ध। और ये हुआ है 1759। कब हुआ है, 1759 में। तो क्या हुआ ना कि बेदरा का युद्ध में बार बार 1959 लिख रहा था, जबकि लिखना है 1759। मैं जान रहा हूँ 1759 है, लेकिन लिख रहा हूँ तो बार बार 1959 दिखा रहा था। तो इस तरीके की चीजें हो जाते हैं। लेकिन आप अगर वैसा मैं कहीं बोल भी दूं तो थोड़ा सा आप समझना। भारत में जो है जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित इसको कब किया गया, 1881 में। उस समय लॉर्ड रिपन यहाँ पे भारत के वायसराय थे। जनगणना के सबसे उच्च अधिकारी कौन होते हैं, तो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो आर.ए. गोपाल स्वामी थे, ध्यान रखेंगे। लेकिन जनगणना आयुक्त प्रथम कौन थे, तो प्रथम जनगणना आयुक्त थे अशोक मिश्रा। जनगणना आयुक्त कौन थे, अशोक मिश्रा। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो है 1951 में हुई। 1947 में आजाद हुआ था भारत, 1951 में हुई। हर 10 साल के बाद जो है जनगणना कराया जाता है। लेकिन अभी जो है 2021 वाला जनगणना तो हुआ नहीं है। 2021 में होना था 11 के बाद, तो नहीं हुआ है ना। अभी तो देख रहे हो अभी कुछ और ही चल रहा है अभी से, है ना। तो अभी नहीं हो पाया, तो हम 2011 वाला ही पढ़ेंगे। नोडल मिनिस्ट्री जो है इसका गृह मंत्रालय है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये संघ सूची का विषय है। जनगणना, जनगणना है संघ सूची का विषय, लेकिन जनसंख्या क्या है, राज्य सूची का विषय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो CM चंद्रमौली, क्योंकि अब हम यहाँ से 2011 की जनगणना शुरू कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के स्लोगन क्या रखा गया, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना जो है वो देश की कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। 51, 61, 71, 81, 91 और उसके बाद 2011। ठीक है, 7वीं जनगणना थी। उसके बाद हम बात करें, कहाँ गया भाई, ये देखिए विश्व की जनसंख्या का हम टोटल कितना कवर करते हैं, तो 17.5% सिर्फ भारत में रहते हैं भाई, 17.5%। सोच लीजिए, विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो लोग हैं वो सिर्फ इंडिया में रहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर हमारा क्या रहा है, 17.64%, जो कि 2001 से 2011 के बीच जनगणना बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ गई, 17.64%। नगरीय जनगणना क्या रही, तो 31.2%, और ग्रामीण जनसंख्या क्या रही, 68.8%। और इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। मतलब ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा थी, उसके मुकाबले जो है उसके आधा भी नहीं था नगरीय जनगणना। कुल अनुसूचित जाति जो है वो 16.6% है, लगभग 20 करोड़ के आसपास आएगा। और कुल अनुसूचित यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं SC का, शेड्यूल कास्ट का, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ST का। ST की जनसंख्या जो है SC से लगभग आधा थी, 8.6%। यहाँ पे 16.6, यहाँ पे 8.6।
16 का आधा 8 होता है, 6 आपको चेंज नहीं करना, ठीक है, लगभग 10 करोड़ के आसपास। कुल अल्पसंख्यक जो थे वो 19.3% टोटल है, जिसमें मुस्लिम जो है 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बढ़ते क्रम में सजाइए, जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर पूछ लेगा तो हमें याद रहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद आएंगे ईसाई, सिख उसके बाद आएंगे, ठीक है। आगे आइए। भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति कौन है? तो भील है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। और सेकंड नंबर पे कौन है? बंगाली। जनसंख्या घनत्व क्या रहा? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं, पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं कितने व्यक्ति? 382। अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका रहा? बिहार का, जहां पे 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रह रहे थे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का था, जहां पे 17 व्यक्ति ही मात्र 17, सोचो एक वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रह रहे हैं, जबकि बिहार में 1106 रह रहे हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो वो है दिल्ली। अधिकतम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहां पे वो जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तो ये कौन है? दिल्ली, जहां पे 11,320 है। भाई सोच लो, दिल्ली में एक वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अगर हम सबसे कम की बात करें, किसमें? यूटीज में, मतलब कि यूनियन टेरिटरी में, तो 46 व्यक्ति रहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। आगे आइए। भारत का लिंगानुपात क्या रहा? तो 943 रहा है। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ का रहा? केरल का 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का रहा? तो हरियाणा का 879। ठीक है, लिंगानुपात से यहां से अब देखो अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो पुदुचेरी। देखो एक भी मैंने छोड़ा नहीं है। लिंगानुपात जब शुरू किया तो अधिकतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, ये राज्य हो गए। उसके बाद केंद्र शासित को भी कवर किया। तो टोटल चीजें हैं, कहीं से भी पूछे फंसोगे नहीं आप। तो अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी, जहां पे 1037 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अगर हम न्यूनतम वाला बात करें, यूनियन टेरिटरी का, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का, तो दमन और दीव था, जो कि 618 व्यक्ति। ठीक है, लिंगानुपात। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन है भाई जनसंख्या के मामले में? कौन? तो जनसंख्या के मामले में तो सिक्किम है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में हमारा गोवा है। सिक्किम कब हमारा राज्य बना था पूर्ण रूप से? ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो सिक्किम। ये तो हमने पढ़ा ही ना अभी। देश में साक्षरता दर क्या रही है? अब हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो है 74.04% रही है साक्षरता दर। मतलब 100 लोग में से 74.04 लोग जो हैं वो क्या है? तो साक्षर हैं। अब यहाँ पे हम क्वांटम नंबर नहीं पढ़ रहे, ठीक है, यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर क्वांटम नंबर पढ़ रहे होते तो पूरा पूरा नंबर हम कर रहे होते। क्वांटम नंबर वही है ना जो कि नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। क्वांटम नंबर जो है नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, आपको पता होगा, h/2 पाई। h/2 पाई जो है वो क्वांटम नंबर होता है, और वहां पे हम n से गुना कर देते हैं, जो कि हमारा क्वांटम नंबर है h, और उसको हम पूरा पूरा लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। चलिए वो केमिस्ट्री की तो क्लास है नहीं, यहाँ पे हम बस ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज है। ये मत समझना कि भाई लोग कैसे हो जाएंगे 74.04 लोग। हम लोग नहीं बोल रहे, 74.04% लोग बोल रहे हैं। चलिए, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% जो जनसंख्या थी पुरुष, वो क्या थे? साक्षर थे। जबकि महिला की साक्षरता क्या थी? तो 65.46%। अगर बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ का रहा, तो केरल का 94% लगभग जो जनसंख्या है वो वहां साक्षर है। सबसे कम कहाँ का है? बिहार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना? तो 61.4%। 61.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा? तो लक्षद्वीप, और यहाँ पे लगभग 92% है ना लोग साक्षर हैं। लेकिन न्यूनतम कहाँ की है? तो दादर एवं नगर हवेली 76.2%। ठीक है, तो साक्षरता देखो जब मैंने स्टार्ट किया तो ओवरऑल क्या है? पुरुषों का साक्षरता क्या है, महिलाओं का क्या है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सर्वाधिक साक्षरता किस में, यूटीज की बात हुआ तो यूटीज वाला, सबसे कम यूटी कहाँ पे है, ये सारा कवर कर दिया। चलिए आगे आइए, ये लास्ट स्लाइड है जो कि हम जनगणना कर रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन रहा? तो मेघालय, जहां पे 27.9% जनसंख्या जो है 2001 के मुकाबले 2011 में बढ़ गए थे। लेकिन एकमात्र नकारात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन रहा? तो नागालैंड रहा। यहाँ पे जनसंख्या घटी है भाई, घटी है ना। कितना घटी है? तो 0.5% के अप्रोक्स, मतलब कि यहाँ पे 0.58% जो है वो जनसंख्या क्या हुई? कम हुई है। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया।
आगे आइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो थाने। और थाने जो है महाराष्ट्र का एक जिला है जहाँ पे 1.1 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब कि 110 लाख लोग रहते हैं, सोच के देखिए, है ना, एक जिले में। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी, 1970 में। सर्वाधिक आदिवासी प्रतिशत वाला राज्य कौन है, मिजोरम, जहां पे 94.4% आदिवासी लोग रहते हैं। और केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, लक्षद्वीप में 94.8%। लेकिन अगर सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन दे दें कि सर्वाधिक आदिवासी प्रतिशत वाला, सॉरी, सर्वाधिक आदिवासी प्रतिशत कहाँ रहती है, और आपके सामने दोनों ऑप्शन दे दे, है ना, लक्षद्वीप भी दे दे, साथ ही साथ मिजोरम भी दे दे, मेघालय भी दे दे, मणिपुर भी दे दे, तब आप क्या मारेंगे, तब आप मारेंगे लक्षद्वीप, क्योंकि वहां से ज्यादा यहाँ प्रतिशत है। पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ रही, तो राजस्थान में। और सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धार्मिक समूह कौन है, जैन। जैन लोग जो है वो सर्वाधिक साक्षर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम शुरू कर लेते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या, दर्रे। भारत के कौन कौन से दर्रे हैं और वो किसको किसको जोड़ते हैं, यह जानना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी एक ट्यूशन जो है वो आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आप देखें तो जो जिला दर्रा है, जो कि लेह और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। मैंने काफी अच्छी तरीके से एक ही स्लाइड पे लिखा है ताकि हर चीज समझ में आ जाए। ये नहीं लिखा कि दर्रे का नाम लिखूं और राज्य लिखूं, नहीं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे, तो हम ऐसे पढ़ेंगे ना कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन है। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल और बनिहाल, ये 5 दर्रे जो है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन जोजिला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो लेह और कश्मीर को जोड़ता है, काराकोरम जो है भारत और चीन को जोड़ता है, ये 2 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तराखंड में कौन है, तो लिपुलेख दर्रा, माना और नीति, लिपू, माना, नीति। तो ये लिपुलेख इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और तिब्बत को जोड़ता है। हालांकि अब तो तिब्बत रहा नहीं भाई, तिब्बत जो है वो तो चीन के कब्जे में चला गया, लेकिन फिर भी हम उसको तिब्बत ही मानेंगे। चलो, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग, सिपकिल्ला, बाड़ा लच्चा। ठीक है, रोहतांग, सिपकिल्ला, बाड़ा लच्चा कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। और ये देखें, बाड़ा लच्चा तो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दीफू दर्रा, यांग्याप और बोमडिला, दीफू, यांग्याप और बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश। और दीफू किसको जोड़ता है, तो भारत और म्यांमार को। सिक्किम में कौन है, नाथुला और चेलेब्जा, नाथुला किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और चीन को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जो जोड़ता है, ये जरूर आप ध्यान रखना। मणिपुर में एक है तुजू दर्रा, जो कि इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में तुजू दर्रा। ये आइए, अब हम ऑटो बायोग्राफी करते हैं। और पिछली बार भी हर शिफ्ट में जो है एक क्वेश्चन यहाँ से बने थे जो कि प्लेयर्स के ऑटोबायोग्राफी से थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप जाके देखना, यही आपको मिल जाएगा, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। क्रिकेट इज माई लाइफ जो है कपिल देव की है। 281 एंड बियॉन्ड जो है बीवीएस लक्ष्मण की है, क्योंकि इन्होंने 281 रन बनाए थे। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे जीवन की जो है टेस्ट हो रही थी, क्योंकि उनको कैंसर से वो जूझ रहे थे ना। आइडल, 2 पुस्तक आपको याद रखना है, आइडल और सनी डेज, ये दोनों पुस्तक सुनील गावस्कर को है, जिनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है, ये इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गोल, मेजर ध्यानचंद। आप मुझे कमेंट में लिखना कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, जिसका जो है पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, 4 लोगों को दिया गया है। अब मुझे बताना कि वो कौन कौन से लोग हैं। चलिए, क्रिस गेल का एक पुस्तक है रन मशीन, क्योंकि आपको पता है क्रिस गेल वैसे भी रन मशीन थे। ड्राइवन कौन है, कोहली। आर अश्विन, अ कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी, बहुत बार पूछा गया है। सौरभ गांगुली जो है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, किसका है, सौरभ गांगुली। शटलिंग टू द टॉप किसकी है, पीवी सिंधु, शटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु। गोल्डन गर्ल किसको कहते हैं, पल्ला बुल्ला चंडी, थक के परम बिल्ला उषा, पीटी उषा, है ना, पीटी उषा, उड़न परी भी इनको कहा जाता है। आगे आइए, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए, सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। टू द पॉइंट हर्षल गिब्स की है। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी मैरी कॉम की है, मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज थी, अभी भी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसका है, मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, भाग मिल्खा भाग, द रेस ऑफ माई लाइफ, है ना, द रेस ऑफ माई लाइफ। आगे आइए, शाहिद अफरीदी का गेम चेंजर। उसके बाद साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल कहती थी कि हम खेलते हैं जीतने के लिए, प्लेइंग टू विन। सुरेश रैना, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, किसकी है, सुरेश रैना की। सेन वाटसन, द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन। विश्वनाथन आनंद, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस,
है ना, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप बोलेंगे विश्वनाथन आनंद ही थे। आगे आइए, सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये तो पढ़ चुका हमने, ये तो यहीं पे हो गया था, टू द पॉइंट पे पढ़ लिया, ये 2 बार लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये दोनों फिर से लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अब हम ऑटोबायोग्राफी हमने देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे साइंस का एक टॉपिक हमने इंक्लूड किया, क्योंकि साइंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं और साइंस से कम आपके बिहार दरोगा में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसका साइंस सही नहीं है वो रिजल्ट हमें नहीं लगता कि वो उतना आसानी से उनका हो पाता होगा। ठीक है, हालांकि मैंने तो कभी दिया नहीं है, मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन मैं देखता हूँ, उसके सारे क्वेश्चंस भी देखा हूँ, सारा एनालिसिस के बाद में ये लेके आया हूँ। 2023 वाला भी पूरी क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि हर शिफ्ट में रोग से एक प्रश्न पूछे गए थे, किसी किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी मुझे मिले। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इसको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। इसमें हमने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब रखे। अगर आपको साइंस की अगर वीडियो भी चाहिए होगी जो कि आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं वो भी ला सकता हूँ अगर आपका रिकमेंडेशन हुआ तो। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ए, ये दृष्टि से संबंधित है और रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से, है ना। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 है ना, इसको हम कहते हैं थायमीन, क्या बोलते हैं दोस्तों? थायमीन। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा ये देती है, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसको हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। एसिड और बेस में आपको पता होगा, जो 7 से कम होते हैं उसको एसिड बोलते हैं, 7 से अधिक होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। पीएच पैमाना जिसकी खोज सोरेनसन ने की थी, और ये जो है आप देखो एक आधा प्रयोग भी कर सकते हो एसिड बेस का, जादू दिखा सकते हो, जादू, है ना। साइंस वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक एक रोग हो जाती है। उसके बाद विटामिन डी, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है। इसके ये हड्डियों में काम आता है ना। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं बच्चों में, है ना। बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स। और जो जवान होते हैं उसमें क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। रिकेट्स किस में होते हैं? बच्चों में होते हैं। और ये हड्डी इसमें कमजोर हो जाता है, काफी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, बताइए? इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, यहाँ पे ई गायब है, विटामिन ई गायब है ना, ई गायब है। इसको हम बोलते हैं टोकोफेरोल, क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल, ठीक है। ये जो है रासायनिक नाम है विटामिन ई का। अगर बात करें विटामिन के का काम क्या है, तो रक्त का थक्का जमाना। कहाँ? शरीर के बाहर। ये शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाएगी, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि शरीर के अंदर अगर रक्त का थक्का जम जाए तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है। और शरीर के अंदर जो है रक्त को थक्का को नहीं जमने देता है कौन सा प्रोटीन? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आइए, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया, समझ रहे हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कोर, टीबी, निमोनिया, हैजा, है ना। आप चाहें तो कोई ट्रिक बना सकते हैं। ये ये पंडित, हाँ ऐसे कुछ था पंडित का। देखो, सबसे पहले तो पंडित से आप देख लो, पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, पंडित से देख लिया मैंने। और इस तरीके से कुछ थे, आप देख लेना भाई ट्रिक, हालांकि ट्रिक के चक्कर में मैं नहीं रहता, बस आप इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लो। अगर आपको बैक्टीरिया और वायरस में याद करना है तो बैक्टीरिया की याद कर लो, फफूंद याद कर लो, और वायरस ऑटोमेटिक वहां से आप रिमूव कर लेंगे आप ऑप्शन को, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, जो भी पूछे। तो वायरस से होने वाले कौन है? एड्स जो है, HIV जो है वो किससे होता है? HIV वायरस से होता है, मतलब वायरस से यानी कि विषाणु। पोलियो विषाणु से, खसरा विषाणु से, कोविड-19 ये भी विषाणु से हुआ। सर्दी जुकाम, फ्लू को ही हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। छोटी माता जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हो वो, ठीक है। डेंगू भी किससे होता है? तो ये सारे जो है विषाणु से होते हैं। और डेंगू में जो है हमारा प्लेटलेट्स काफी कम हो जाता है, ठीक है। क्या कम हो जाता है? प्लेटलेट्स। चले, फफूंद से देखिए, फफूंद, गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, है ना। गंजा दामाद याद कर लो ना भाई, गंजा दामाद, गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए, है ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, इस तरीके के देख लो। गंजा से गंजापन, दामाद, दमा, और दा से दाद,
खाए, खाज, क्या खाए तो फ्रूट, वो फ्रूट से एथलीट फुट आप ध्यान रख लो, जो मोटा हो जाता है ना पैर, उसके बारे में बात कर रहा है। खुजली, दांत खाज आया तो खुजली भी आएगा। परजीवी से होता है क्या, मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, और फाइलेरिया जो कि सूत्रकृमि से होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और कुछ बचा है क्या? अच्छा, यहाँ पे जब मैंने रोग की बात करी तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना प्लांट्स के भी रोग लिए जाएं। अब देखो कि प्लांट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे जो खनिज होते हैं उसकी कमी से बहुत रोग हो जाते हैं। जैसे कि अगर जस्ता की कमी हो जाए तो आम में खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के चीज पूछे जाते हैं। देखिए, जस्ता की कमी से आम में और बैंगन में लिटिल लीफ रोग हो जाता है, जबकि धान में क्या होता है कि खैरा रोग हो जाता है। मक्का में व्हाइट बड रोग होता है, किसकी कमी से? जस्ता, जिंक की कमी से, जेड। ठीक है, तांबा की बात करें, तांबा यानी कि कॉपर, तो नींबू में डाइबक रोग हो जाता है और लिटिल लीव रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखना है। बोरॉन की कमी से, बोरॉन की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग और चुकंदर में हट रॉट रोग, आंवले में निक्रोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है, मार्स मैग्नीज। सलजम में वाटर कोर रोग हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम की कमी से लीची में पत्तियों का जलना हो जाता है ना। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, पत्तियों का जो लीची के जो पत्ती होते हैं वो जलने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, तो गाजर में कोटर स्पॉट रोग हो जाता है। गाजर में तो देखते होंगे कि गाजर में क्या हो जाता है, कहीं कहीं आपको स्पॉट स्पॉट दिखेगा, तो वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। और मुझे बताना कि गाजर जो है, गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे विटामिन ए। चलिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हट रोग हो जाता है। आप देखे होंगे आलू को जब काटोगे तो उसमें बीच में काला वगैरह दिखता है, वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए थी। चलिए आगे आइए। अब तो शायद कुछ नहीं बचा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि ये सेशन काफी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि इसको अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे तो यहाँ से मिनिमम आपके 5 6 7 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि बिहार दरोगा जो है हमेशा अपना पैटर्न चेंज करते रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी हिंदी पूछ लेता है, कभी हिंदी नहीं पूछता। कभी करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पर रहते थे, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन ही करंट अफेयर थे। तो ऐसा कोई चेंज फिक्स, उसका पैटर्न फिक्स नहीं है, तो आपको हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और आपको अगर हिस्ट्री अगर समझ में नहीं आती तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करना। मैं हिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, पॉलिटिका करवा सकता हूँ, इकोनॉमिक करवा सकता हूँ, साइंस करवा सकता हूँ। हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें आपकी प्यार चाहिए। अगर प्यार नहीं होगा, मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो शुरू करी थी लेकिन नहीं हो पाया, लोगों का प्यार नहीं मिला, लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। अभी हाल ही में मैंने मैथ्स की वीडियो शुरू की थी, जो कि यूपीएसआई, मुझे कमेंट में आया कि यूपीएसआई का शुरू किया जाए। मैंने जब शुरू किया भाई तो लाइव में मात्र 3 4 बच्चे आ रहे हैं, कैसे शुरू होगा बताइए आप। उसका बाद में भी अगर व्यूज चला जाता तो भी लगता कि नहीं सही है। अब हम वीडियो बना रहे हैं, दिन में बैठ करके पूरा क्वेश्चन लिखूं, उसको पूरा सॉल्यूशन करवाऊं लाइव में आकर के, और उसके बाद आ रहे हैं कितने बच्चे, तो मात्र 5 6 बच्चे, तो फिर ये तो जायज़ नहीं है ना भाई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसको मैंने स्थगित कर दिया। अब जब आपका प्यार होगा, आप चाहेंगे तो बिल्कुल आएगी वीडियो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वीडियो को प्यार देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का भी मोटिवेशन जो है वो ऑन होता है। ठीक है, मोटिवेशन हमें उसी से मिलती है ना, तभी तो पता चल पाता है कि हाँ ये वीडियो लोगों को पसंद आया, इस तरीके की वीडियो आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका अगर कोई सजेशन भी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और इस चैनल को चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।